राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का चैनल है जिसका नाम है RJSP भारत का सच। आप इसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ये वो चैनल, हमारा चैनल है जिसपे हमारे जो मीडिया के साथी हैं, चाहे DS4 के हों, चाहे टाइम्स एक्सप्रेस के हों, चाहे और जितने भी साथी हैं, ये सब कई बार नहीं आ पाते हैं, तो हमें इमरजेंसी में बात अपने उस चैनल पर RJSP भारत का सच पर कहनी पड़ती है ताकि आप लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और उसे लाइक करें। इसको भी जैसे मैंने कहा है, जिस पे देख रहे हैं इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं बात आता हूं, जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की थी कि सरकार एक तरफ शपथ ले रही है, दूसरी तरफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों कि जैसे मैंने बताया कि ये वो सरकार इस देश का और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके इतिहास में यह काला दिन है कि वो सरकार शपथ ले रही है जिसको जनता ने नहीं चुना, जिसे जनमत नहीं मिला, जिसे जनता ने वोट नहीं दिया, जो जनता की सरकार नहीं है, वो ईवीएम में घोटाला करके इलेक्शन कमीशन द्वारा बेईमानी से बनाई गई एक सरकार है। और जो शासनिक और प्रशासनिक गुंडागर्दी के दम पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको जबरदस्ती हराकर और बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताकर बनाई गई सरकार है। तो ऐसी सरकार जब स्थापित हो रही है तो भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा काला दिन है। और आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 5 साल में इस प्रदेश की जनता ने भुगता है उससे भी बदतर स्थिति आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता देखेगी। और उसमें हमने बताया था कि इसका असर किस किस पर पड़ेगा। इस सरकार का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा इसके कार्यों का, इस सरकार के आने का, वो पड़ेगा नौजवानों पर, बेरोजगारों पर, जो उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ अब की तारीख में है। आने वाले समय में ये और बढ़ेंगे। एजुकेशन खत्म की जा रही है, उसको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। और जो लोग बेरोजगार हैं, डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो उनकी स्थिति आने वाले समय में और बद से बदतर होगी। इसी के साथ साथ जो एजुकेशन का सत्यानाश किया जा रहा है, एजुकेशन को जिस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो होगा, ये एजुकेशन आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइवेट होगी वैसे वैसे शिक्षा महंगी होगी, और जैसे जैसे महंगी होगी वैसे ही ये आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। इसीलिए सरकार वो प्रोग्राम चला रही है जो वो भीख देने का प्रोग्राम है, राशन देने का प्रोग्राम है। इसीलिए सब कुछ किया गया कि वो बेरोजगार हो जाए, वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, वो अनपढ़ हो जाए, उसके बच्चों को शिक्षा ना मिले, लेकिन उसको जो है वो राशन, वो भीख देती जाती रहे ताकि वो चुप रहे, वो बोल नहीं पाए, सरकार के खिलाफ खड़ा ना हो पाए। तो एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहा गया है, उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो सरकारी शिक्षा केंद्र हैं, जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको तबाह करने की कोशिश है। पूरी प्लानिंग है उसके तहत। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन होगी, वो एजुकेशन बहुत महंगी होगी। और उसमें यह है कि हर जो इंस्टीट्यूशन है, हर जो यूनिवर्सिटी है, वो अपने हिसाब से सिलेबस और अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर तय करेगी। तो अब आप लगा लीजिए कि जब वही तय करेंगे तो किस तरह का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। लाखों में फीस होगी, यानी अगर आप कॉलेज भी जाना चाहें तो लाखों में फीस होगी। वो बुरी हालत होगी जिससे गरीब का बच्चा, या यूं कहो कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। यह है नई शिक्षा पॉलिसी। इन सारी चीजों को यह लागू करने जा रही है। इसके अलावा और जो असर पड़ेगा, इस सरकार ये जो नीचे कर रही है, ये जो सरकार ने अभी जैसे मंत्रिमंडल बनाया, और आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल 2024 को ध्यान में रखते हुए, अगर 2024 में इसी तरह की स्थिति रही और सरकार आ गई, तो यह सरकार जो वहां तक काम करके लेके जाएगी, उसका नतीजा यह होगा कि जो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ियों की जो सेवा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। वो क्यों हो जाएंगे, इसको समझने की जरूरत है। अगर यही हाल रहा और 2024 में ईवीएम बना रहा और ईवीएम से चुनाव हुआ, निश्चित रूप से बीजेपी जीत के आएगी, सत्ता में काबिज होगी, और उसके बाद इस देश में कोई भी चुनाव नहीं होगा। इस देश का संविधान खत्म होगा, इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा,
और जब संविधान और लोकतंत्र खत्म होगा, राजतंत्र स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब राजतंत्र, और राजतंत्र जब स्थापित होगा तो राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य नहीं होता। राजतंत्र केवल प्रजातंत्र ही कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो राजतंत्र में होगा कि जितने भी लोगों के वेलफेयर के कल्याण के लिए काम होंगे सारे बंद किए जाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको बताया, ये इनका आंगनवाड़ियों का इनका काम क्या है? जो गरीब बच्चे हैं, ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनका संगठन बनाया गया था यूएनओ के कहने पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर। तो वो उनकी जरूरत नहीं की, क्योंकि कल्याण की जरूरत नहीं है, खत्म। शिक्षा की जरूरत नहीं है, शिक्षा खत्म, चंद लोगों के लिए रह जाएगी। रोजगार, रोजगार खत्म। क्यों? क्योंकि फिर डिपार्टमेंट की क्या जरूरत? केवल एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट। राजतंत्र में अदालतों की जरूरत नहीं है, और अदालतें नहीं है तो वकीलों की भी क्या जरूरत है? तो वकालत भी खत्म होगी। लोग मेरी बात से हंसेंगे शायद अभी, लेकिन होना यही है, क्योंकि प्रजातंत्र में ही न्यायपालिका होती है, न्यायालय होते हैं। राजतंत्र में कहीं कुछ नहीं होता। राजतंत्र में तो राजा का आदेश, और राजा का आदेश मानने के लिए पुलिस व्यवस्था, तो बाकी सारी चीज हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो जजों की जजी, जो ये न्यायपालिका में जज बने बैठे हैं, ये खत्म हो जाएंगे, और वकीलों के कोर्ट खुंटी पटक जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। ये स्थिति रहेगी। एजुकेशन खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो फौजी हैं, जो वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ना इनकी जरूरत होगी, ना इनके लिए वन रैंक ना वन पेंशन मिलेगी। ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस सब को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए हमने सबसे निवेदन किया था कल कि सब लोग हमारा साथ दें, इस ईवीएम के आंदोलन में साथ दें। ईवीएम केवल एक मशीन नहीं है, ईवीएम से जुड़ा हुआ है हर चीज। ईवीएम अगर हट गई तो बीजेपी हट जाएगी, और बीजेपी हट जाएगी तो इस देश की शिक्षा बच जाएगी, इस देश की स्वास्थ्य सेवाएं बच जाएंगी, इस देश की अदालतें बच जाएंगी, वकालत बच जाएगी, इस देश के जो टीचर्स हैं वो बच जाएंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह बच जाएंगी, कॉलेज बच जाएंगे, इस देश की आंगनवाड़ी बच जाएंगी, इस देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये स्थिति, इसके लिए हमने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और यही लोगों से निवेदन किया था हमारा साथ दें। और 2 नवंबर को, आई एम सॉरी 2 अप्रैल 2022 यानी एक हफ्ते बाद शनिवार का दिन दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जो पहाड़गंज साइड से जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो पहाड़गंज साइड से 2 किलोमीटर पड़ता है, और जो मेट्रो से जाएंगे तो राजीव चौक से जब द्वारिका को मेट्रो जाती है तो वहां पर रामकृष्ण आश्रम मार्ग और झंडेवालान जो मेट्रो स्टेशन, इनके बिल्कुल बीच में जो पचकुया रोड शमशान घाट है, ठीक उसके सामने, और वीडियोकॉन टावर के ठीक सामने अंबेडकर भवन पड़ता है। वहां पर 10 बजे से हमारी मीटिंग है, देश भर के लोगों को बुलाया है। आप सब भी आइए, इस आंदोलन में साथ दीजिए। उसी दिन सबसे डिस्कस करने के बाद यह ईवीएम का आंदोलन पूरे देश में कैसे चलेगा इसकी घोषणा की जाएगी। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ठीक। दूसरा